आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने वर्षों तक भारत के सुरक्षा बलों के विरुद्ध एक युद्ध किया और कितने ही जवानों को शहीद किया एक आइडियोलॉजी के नाम पर। मड़वी हिडमा, वही हिडमा जिसके लिए एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इनाम इतना था कि पूरा का पूरा गांव खरीदा जा सके। वही हिडमा जिसने 100 से अधिक सीआरपीएफ जवान, 27 राजनीतिक नेता और 22 सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग हमलों में मरवा दिया। और आज अर्बन माओइस्ट और नक्सल्स, जिसे हम लेयर 3 कहते हैं, वही लोग जो एसी कमरों में बैठकर रेवोल्यूशन पर सेमिनार करते हैं, वो इस हिडमा को एनवायरमेंटल वॉरियर, इंक्लूसिव ग्रोथ का चैंपियन और मार्टियर बनाकर बेच रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास की तोड़ मोड़ नहीं है, ये भारत के खिलाफ चल रही एक कंटिन्यूइंग साइकोलॉजिकल वॉर है। नमस्ते, दृष्टिकोण टीवी के विश्लेषण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम यहाँ प्रोपोगेंडा को चीरकर सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज के विश्लेषण में हम 3 बातें साफ करेंगे। मड़वी हिडमा कौन था, उसके अपराध क्या थे, कैसे अर्बन नक्सल्स, नंदिनी सुंदर जैसे इंटेलेक्चुअल्स गांव के गरीबों को कैनन फॉडर, बलि का बकरा बनाकर एक घिनौना खूनी खेल खेलते हैं, और क्यों माओइज्म कोई रोमांटिक आइडियोलॉजी नहीं बल्कि झूठी नैतिकता का जहर है जो मास किलिंग्स को भी मोरालिटी का नाम देकर बेचता है। अंत में हम एक साफ और कड़ा सवाल पूछेंगे, क्या हम एक आतंकवादी की छवि सुधारने वालों को भी अपराधी मानने की हिम्मत करेंगे या नहीं। सबसे पहले चलते हैं 2016 छत्तीसगढ़ सुकमा के जंगल में। एक सामान्य सा आदिवासी था, नाम था श्यामनाथ बघेल। ना कोई ट्विटर अकाउंट था, ना न्यूज चैनल पर पैनल डिस्कशंस में आता था, ना दिल्ली की यूनिवर्सिटी का कोई टैग था। लेकिन एक चीज थी, दिमाग उसका अपना था। श्यामनाथ और उसके गांव के कुछ लोग टोंगपाल पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने वहां शिकायत लिखवाई कि दिल्ली से आई प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और उनकी टीम गांव में आकर सरकार के खिलाफ उन्हें उकसा रहे हैं और माओवादियों में शामिल होने का दबाव डाल रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा कदम था ये, जिन्हें हम टीवी पर ह्यूमन राइट्स की आइकॉन बोलते हैं, दिखाया जाता है। उनके खिलाफ एक आदिवासी, जिनके लिए वो कहती हैं कि वो लड़ती हैं, वो एफआईआर लिखवाता है। क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि किस तरह ये लोग जंगलों में आकर लेक्चर्स देते हैं और जाते ही माओइस्ट पोस्टर, धमकी और हिंसा शुरू हो जाती है। श्यामनाथ और उसके साथी खुलकर नक्सलियों के अपराधों के खिलाफ बोलने लगे। एक्सटॉर्शन, धमकी, हत्या, सब पर सवाल उठाने लगे और बस यही से उनका डेथ वारंट साइन हो गया। कुछ ही दिनों बाद रात के अंधेरे में माओइस्ट उनके घर आए, उन्हें घसीट कर बाहर निकाला और सड़क पर बड़े निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। उसका क्राइम क्या था? ना उसने बंदूक उठाई, ना उसने किसी पर गोली चलाई। उसका क्राइम सिर्फ इतना था कि उसने अर्बन नक्सल माओइस्ट नेक्सस का स्क्रिप्ट मानने से इनकार कर दिया था। श्यामनाथ की पत्नी ने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो फिर पुलिस के पास गई। इस बार उसने शिकायत सीधे नंदिनी सुंदर और बाकी प्रोफेसरों के खिलाफ कर डाली कि इनके उकसावे, इनके प्रोपेगेंडा ने मेरे पति को मरवा दिया। और यहीं से लेयर 3 का असली चेहरा दिखाई देता है। दिल्ली से पूरी की पूरी लीगल आर्मी, बड़े से बड़े लॉयर छत्तीसगढ़ में आ गए। एनजीओ लॉयर्स, राइट्स एक्टिविस्ट, एमिनेंट सिटीजन्स, सब एक साथ, ताकि मैसेज साफ रहे, किसी आदिवासी की जान हमारे नैरेटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने केस को स्थगित कराया और डिले करवाते रहे। फिर चुनाव आए, सरकार बदली, बीजेपी गई और कांग्रेस आई और जादू से केस को विड्रॉ कर लिया गया। पुलिस कहती है डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। विलेजर्स कह रहे हैं कि हम मर्डर के टाइम मौजूद नहीं थे। वही पुराना खेल, वही पुराना पैंतरा। जिन पर आरोप इंस्टिगेशन, रेडिकलाइजेशन और माओइस्ट को सपोर्ट करने का था,
उनके लिए सडनली सिर्फ ये देखना जरूरी हो गया कि मर्डर के वक्त वहां खड़े थे या नहीं। और फिर दिल्ली से एक ट्वीट आता है, सिद्धार्थ वरदराजन, द फाउंडर ऑफ द वायर एंड नंदिनी सुंदर के पति, उन्होंने एक ट्राइबल की कंप्लेन को ही प्रतिशोध या विंडिक्टिव एक्ट बता दिया। यानी जिस आदमी की जान गई, जिस औरत का पति मरा, उनकी आवाज विंडिक्टिव, पर हाई प्रोफाइल प्रोफेसर्स ऑटोमेटिक विक्टिम बन जाते हैं। यही है अर्बन माओइज्म का घिनौना और धोखेधड़ी की कहानी। अब आते हैं मड़वी हिड़बा पर। एक चेहरा वो जो सिक्योरिटी फाइल्स में है, और दूसरा चेहरा वो जो अर्बन नक्सल्स और माओइस्ट आज गढ़ रहे हैं, एज इफ ही वॉज सम काइंड ऑफ अ रॉबिन हुड ऑफ बस्तर। चलो जानते हैं कि इस आतंकवादी माओइस्ट हिड़मा का सत्य क्या था, उसके सबसे बड़े अपराध क्या थे। 2010 में दंतेवाड़ा हमला हुआ, सीआरपीएफ की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया गया, 76 जवान शहीद हुए। भारत के इतिहास में माओइस्ट का सबसे बड़ा सिंगल मैसेकर था वो। 2013 में झीरम घाटी दरभा वैली मैसेकर हुआ, राजनीतिक काफिले पर अटैक हुआ, 27 लोग मारे गए, जिनमें कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल भी शामिल थे। 2017 बुरकापाल हमला अच्छी तरह प्लान्ड एम्बुश था, 25 सीआरपीएफ जवान मारे गए और कई घायल हो गए। 2021 सुकमा बीजापुर में हमला हुआ, लार्ज स्केल ऑपरेशन था, मल्टी डायरेक्शनल एम्बुश था ये। 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, भारी मात्रा में हथियार लूटे गए, मोराल पर सीधा असर पड़ा उन सुरक्षाकर्मियों पर जो बच गए थे। कुल मिलाकर हिड़मा पर करीब 26 मेजर अटैक्स को मास्टरमाइंड करने का आरोप है, जहां टारगेट हमेशा भारत के सुरक्षा दलों और राजनीतिक लीडरशिप ही रही थी। उसके आर्म्ड माओइस्ट टेरर मॉड्यूल के पास ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार थे, वो वेल ट्रेन्ड थे इन गुरिल्ला टैक्टिक्स, और टेरर बेस्ड कंट्रोल उनके पास पूरा था। सो हाउ डू यू थिंक हिज क्रिमिनल ब्रिगेड लर्नड ऑल दिस? बस्तर के जंगलों में पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए। ये रिकॉर्ड किसी एनवायरमेंटल सेवियर का नहीं है, ये रिकॉर्ड एक सिस्टमैटिक टेररिस्ट कमांडर का है। और अब सुनिए वो मेकओवर का खेल। आज वही हिड़मा कुछ अर्बन माओइस्ट के नैरेटिव में ट्राइबल रेजिस्टेंस का सिंबल बन रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ का वॉरियर बन रहा है, और स्टेट ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा हुआ हीरोइक फिगर है। ये वही पैटर्न है जो हमने अफजल गुरु, कुछ लोगों के लिए बुरहान वानी और विदेश में हमास के टेररिस्ट के लिए देखा है। पहले टेररिस्ट बनाओ, फिर मॉरल वोकैबुलरी बदलकर उसे मार्टियर, रेजिस्टेंस फाइटर, वॉइस ऑफ द ऑप्रेस बना दो। ये सिर्फ इमेज वॉशिंग नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के दिमाग पर एक आइडियोलॉजिकल एसिड अटैक है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। माओइस्ट की पूरी आइडियोलॉजी क्या कहती है? सिंपल शब्दों में, जिसको हम क्लास एनिमी कह दें, उसको मारना मॉरल ड्यूटी बन जाता है हमारा, ये माओइस्ट कहते हैं। चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान किस तरह करोड़ों लोगों को या तो डायरेक्ट वायलेंस या फैमिन या फोर्स लेबर कैंप में मारा गया, उसको मॉरल क्रूसेड कहा गया। लोगों को उकसाया गया कि अपने ही टीचर्स, नेबर्स, यहां तक कि परिवार के बुजुर्गों को क्लास एनिमी डिक्लेयर करो, उनको पब्लिक ह्यूमिलेशन करो, टॉर्चर करो, मार डालो, और ये सब एक रेवोल्यूशनरी वर्च्यू के नाम पर सही ठहरा दिया गया। कोटा तय थे, इतने लैंड लॉज मारने हैं, इतने काउंटर रेवोल्यूशनरीज को पकड़ना है। किलिंग्स बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव टारगेट, यानी वायलेंस को मॉरल बना दिया गया और मोरालिटी को पार्टी लाइन का गुलाम। यही टेम्पलेट आज भारत के जंगलों में कॉपी पेस्ट हुआ है। जो सरकार के साथ सहयोग करे वो पुलिस इन्फॉर्मर है, वो क्लास एनिमी है। जो सड़कों को, स्कूलों को, हॉस्पिटल के लिए बोले वो स्टेट एजेंट बन जाता है।
और जिसे अर्बन नाओइस्ट नैरेटिव पसंद ना आए, जैसे श्यामनाथ बघेल, उसे सड़क पर घसीटकर बेरहमी से मार दो। माओइज्म का ऐसा ब्रिलियंट कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट ये तय करता है कि दुश्मन कभी खत्म ही नहीं होंगे। नई लिस्ट बनती रहेगी, मास वायलेंस चलती रहेगी और आइडियोलॉजी हमेशा जस्टिफाइड रहेगी। इसीलिए जब आज कोई कहता है कि हिडमा तो बस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा था, असल में वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे नैरेटिव के खिलाफ हो उसकी हत्या मॉरल है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे पेनफुल है। हम अक्सर कहते हैं कि देश के भीतर एक और देश चल रहा है और ये लाल आतंक का एक कॉम्प्लेक्स तंत्र है जिसकी अपनी ब्रिगेड्स हैं विद आर्म्ड स्क्वाड्स, आईईडी एक्सपर्ट्स, गुरिल्ला यूनिट्स। शायद पर्यावरण सीखते हुए उन्होंने सीखा होगा ये सारी चीजें। इकोनॉमी दैट रन्स ऑन एक्सटॉर्शंस, लेवीज, पॉपी कल्टीवेशन, इलीगल माइनिंग। एक न्याय व्यवस्था है दैट रन्स ऑन द सो कॉल्ड जन अदालत, जहां बिना वकील, बिना अपील मौत की सजा सुना दी जाती है। और सबसे खतरनाक, उनकी अपनी फॉरेन सर्विस और डिप्लोमेट्स, अर्थात अर्बन नक्सल्स एंड माओइस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। ये अर्बन लेयर 3 कहाँ रहते हैं? जंगल में नहीं रहते। ये हमारे ही शहरों में, यूनिवर्सिटीज में, मीडिया हाउसेस में, एनजीओज में और थिंक टैंक्स में होते हैं। और ये क्या करते हैं? हर हमले के बाद स्टेट को ब्लेम करते हैं और टेररिस्ट को कॉन्टेक्स्ट देते हैं। हर एंटी नक्सल ऑपरेशन को ह्यूमन राइट्स वायलेशन बता देते हैं। हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, सड़क को, पुल को, स्कूल को माइनिंग लॉबी, कॉर्पोरेट लूट, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के नैरेटिव में फिट कर देते हैं। और इंटरनेशनली इंडिया को हमेशा एक ऑपरेसर स्टेट की तरह प्रेजेंट करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें आप टीवी पर पैनल्स में देखते हैं, जो कहते हैं कि नक्सल्स आर गांधीयंस विद गन्स, जैसे कि अरुंधति रॉय ने एक समय बड़े प्यार से कहा था। उन्हीं की जबान पर ताला लग जाता है जब आप पूछते हैं तो 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं ने क्या किया था जब उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया, मारा गया, बलात्कार हुआ, मंदिर तोड़े गए। वो किस मॉरल फ्रेमवर्क में फिट होते हैं? वहां कोई क्लास एनिमी, कोई रेवोल्यूशनरी जस्टिस नहीं दिखता, क्योंकि उनकी मोरालिटी है ही नहीं। उनकी एम्पैथी आइडियोलॉजिकल है, उनका कॉन्शियंस कॉन्स्टिपेटेड और आउटसोर्स्ड है। अब इशू ये है कि मड़वी हिड़मा की मौत के बाद ये पूरा लेयर 3 इकोसिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। ट्वीट्स हैं, एक्सपर्ट पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, सोशल शेयरिंग है, पैनल डिस्कशंस हो रही हैं, जहां एक लाइन बहुत कॉमन है: यस, वायलेंस इज अनफॉर्चुनेट, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. Tribals have been oppressed, the development has displaced them, and Hidma was a product of the state failure. धीरे धीरे आपको ये सुनने को मिलेगा कि he was an organic leader, that he fought for forest rights, that he represented inclusive growth against the corporate loot. मतलब जिस आदमी ने 76 सीआरपीएफ जवान, 27 राजनीतिक नेता और 22 सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतारा, वो सडनली इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। ये वही पैटर्न है जो हमने देखा जब एक टेररिस्ट एक मार्टियर बन जाता है, एक मास्टरमाइंड पॉलिटिकल प्रिजनर बन जाता है, एक सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट वॉइस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बन जाता है। और जिस देश की इंटेलेक्चुअल एलीट ऐसे लोगों का पीआर करती हो, उस देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर सवाल उठना ही चाहिए। अब कुछ कड़े सवाल। क्या हम ये मानने को तैयार हैं अब कि मड़वी हिड़मा जैसे टेररिस्ट की छवि सुधारना खुद अपने आप में एक मॉरल क्राइम है और एक सोशल क्राइम है? क्या एक सोसाइटी जो अपने जवानों के हथियारों को कॉम्प्लेक्स फिगर कहकर ग्लोरीफाई करती है, वो सच में गरीब आदिवासियों की दोस्त है या सिर्फ उनकी लाशों पर करियर बना रही है? जो लोग माओइस्ट वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं, क्या उनसे ये पूछने की हिम्मत हम करेंगे कि अगर कल उनके बेटे भाई उस 2010 के दंतेवाड़ा कॉन्वॉय में होते
तब भी वो क्या यही सब बातें दोहराते? अर्बन माओइस्ट की हर दलील, हर एक्सक्यूज, हर बट देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट कई बार एक्सपोज हो चुका है। उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी बार बार दिखाई है और हम ही हैं जो देखना नहीं चाहते। फिर भी ये हैमस्टर ऑन द व्हील की तरह यही विशियस साइकिल घुमाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक फुल टाइम इंडस्ट्री है। रिसर्च ग्रांट्स मिलती हैं, फॉरेन फेलोशिप्स होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बुक डील्स होती हैं, मीडिया विजिबिलिटी मिलती है। सब कुछ इस पर टिका है कि वायलेंस कभी खत्म ना हो। तो सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट, वी नीड क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। मड़वी हिड़वा इज नॉट अ फॉलन रेवोल्यूशनरी, he is a terrorist commander responsible for organized mass murder. जो लोग उसे रोमांटिसाइज करते हैं वो मॉरल अकम्प्लिसेस हैं, इंटेलेक्चुअल एक्सेसरीज हैं टू टेरर। रिस्पेक्ट फॉर रियल ट्राइबल वॉइसेस शुड बी देयर। श्यामनाथ बघेल जैसे लोगों की कहानी हमारे टेक्स्ट बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, डिबेट्स में दिखाई जानी चाहिए। रियल ट्राइबल्स को बोलने दो, ना कि उनके नाम पर बोलने वाले अर्बन नक्सल्स को। एक्सपोज करो इनका मॉरल पाखंड, इन माओइस्ट का। हर बार जब कोई कहे कि माओइस्ट वायलेंस हैज अ मॉरल लॉजिक, हमें यह याद दिलाना होगा कि इसी लॉजिक ने चीन, कंबोडिया, पेरू से लेकर भारत तक माओइस्ट ने मिलियंस ऑफ डेथ्स को नेसेसरी सैक्रिफाइस कहकर किया था। स्ट्रेंथन द स्टेट, नॉट द सिंडिकेट। डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड जस्टिस, इन तीनों को साथ लेकर चलना होगा, लेकिन किसी भी हाल में माओइस्ट गन को मोरालिटी का ताज नहीं दिया जा सकता। मड़वी हिड़वा मर चुका है, लेकिन जिस फैक्ट्री ने उसे बनाया वो अभी भी जिंदा है। वो फैक्ट्री है माओइस्ट आइडियोलॉजी की और अर्बन नक्सल नैरेटिव की। जंगल में खून बहता है, शहर में नैरेटिव बनता है, और दोनों के बीच में एक बच्चा, एक जवान, एक ट्राइबल, किसी का भी नाम हो सकता है, हमेशा के लिए मिट जाता है। हम अगर आज मड़वी हिड़वा को मार्टियर बनाने की इजाजत दे देते हैं तो कल 2010 के वो 76 जवानों, 2013 के वो 27 नेताओं, 2017 और 2021 के वो 22 सुरक्षा कर्मियों, सभी के बलिदानों पर आइडियोलॉजिकल एसिड डाल रहे हैं हम। ये लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं है, ये लड़ाई कहानी की है, नैरेटिव की है, मॉरल वोकैबुलरी की है। और जब तक भारत इस मॉरल पाखंड को पहचान कर ठुकराएगा नहीं, तब तक जंगल में छुपे हिड़मा मर भी जाएं, उनकी जगह लेने वाले नए चेहरे कभी कम नहीं होंगे। तो अगली बार जब आप कहीं पढ़ें या सुने कि हिड़मा वॉज अ कॉम्प्लेक्स मिसअंडरस्टूड प्रोडक्ट ऑफ इनजस्टिस, तो एक पल रुकिए और दंतेवाड़ा के उस जंगल की सड़क पर पड़े 76 शवों की भयावह पिक्चर को अपने दिमाग में डालकर देखिए। उसी साइलेंस में आपको सही जवाब मिल जाएगा कि मार्टियर कौन है और मर्डरर कौन है। दिस इज दृष्टिकोण, जहां हम खबर पढ़ते नहीं, खबर के पीछे का सच देखते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और कमेंट्स में मुझे बताओ कि जब भी कोई हिड़मा को एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कहकर मेकओवर करेगा तो आप उसको चैलेंज करेंगे क्या? क्योंकि नैरेटिव्स की ये लड़ाई हम सबकी है, सिर्फ एक की नहीं। जय हिंद।